हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों हम इमैनुअल कांट के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरे सभी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँचे। दोस्तों जो इमैनुअल कांट का जो ये टॉपिक है हमारा, ये मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी की जो एक पार्ट है, जो कांट का जो विचार है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में, उसके ऊपर ये वीडियो है। चलो दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इमैनुअल कांट। सबसे पहले हम इमैनुअल कांट का जीवन परिचय देखते हैं। इमैनुअल कांट का जन्म 1724 में पूर्वी जर्मनी में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में यह रूस का हिस्सा है। कांट का पोषण उनकी माता की देखरेख में हुआ था और वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, जिससे कांट का स्वभाव भी बहुत सरल, व्यवहारिक और वो नैतिकता से भरा था। जो कांट का जो माता थी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, यानी वो धर्म कर्म पूजा पाठ ज़्यादा करती थी, जिस कारण कांट का जो स्वभाव था वो भी एक व्यवहारिक और नैतिकता से भरा था। कांट के ऊपर उसके तत्कालीन समाज का भी प्रभाव बहुत पड़ा था। उससे प्रभावित होकर उसने अपने विचार प्रस्तुत किए। जो उस समय का जो दौर चल रहा था उससे भी कांट बहुत प्रभावित था, और उसी के बाद उन्होंने अपना विचार पर जो दिया था मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी पे, तो उसी समय उन्होंने अपना विचार दिया था, जिससे उन्हें अपने युग का शिशु भी कहा जाता है। कांट को अपने युग का शिशु कहा जाता है, क्योंकि उनका जो व्यवहार था बहुत नैतिकता और व्यवहारिकता से भरा हुआ था। जैसे आजकल जो कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन में जो करते हैं, वैसे ही कांट की विचारधारा नैतिकता पर आधारित है। कांट साधारण परिवार से संबंधित थे तथा वह जीवन भर अविवाहित थे, और वह एक सामाजिक प्राणी थे जिसे मिले जुले पार्टियों में जाना पसंद था। कांट एक ऐसे पहले दार्शनिक थे जिन्होंने अपने शहर के बाहर कदम नहीं रखा। कांट जो बात है दोस्तों, कांट का जो एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि उन्होंने अपने शहर से बाहर नहीं गया था। कांट की एक और विशेषता ये भी है कि वह समय के बहुत पाबंदी थे। वह पेशे से एक विश्वविद्यालय में लंबे समय तक प्रोफेसर रहे थे। उन्होंने दर्शन के क्षेत्र में तत्वमीमांसा और धर्ममीमांसा में भी काफ़ी योगदान दिया, यानी तत्वमीमांसा और इथिक्स में काफ़ी योगदान दिया। राजनीतिक क्षेत्र में भी उनके विचार का भी योगदान है। राजनीतिक क्षेत्र में भी इमैनुअल कांट ने बहुत योगदान दिया है अपने विचारों से। इमैनुअल कांट जॉन लॉक की भांति ही स्वतंत्रता की बात करते हैं। जो इमैनुअल कांट है दोस्तों, वो जॉन लॉक की भांति स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन जो जॉन लॉक है वो भौतिकवादी स्वतंत्रता की बात करते हैं, जबकि कांट नैतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, जो कि भौतिक स्वतंत्रता से भिन्न है। यूरोप में कांट के समय में जो विद्वान थे उनमें से सबसे अधिक कठिन पुस्तकें कांट ने लिखी थी। कांट की रचनाएं जो कांट ने अपने बुक लिखी थी, जितने भी पुस्तकें उन्होंने लिखा है यूरोप में जब कांट के समय था, तो सबसे ज़्यादा कठिन पुस्तकें कांट ने लिखी थी। उसमें इनका जो पहला बुक था ये है क्रिटिक ऑफ प्यारे रीजन, उसके बाद है क्रिटिक ऑफ जजमेंट, उसके बाद है द मेटाफिजिक्स और मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल। ये 3 पुस्तकें उन्होंने लिखी जो आरब विद्वानों से बहुत कठिन था। कांट का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं। कांट के समय में एशिया में धर्म को बहुत महत्व दिया जाता था। कांट के समय रशिया है दोस्तों, ये कांट के समय रशिया में धर्म को बहुत महत्व दिया जाता था। वहाँ चर्च का प्रभुत्व था, जिससे इन विचार को आधुनिक युग के विचारकों द्वारा नकारा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत
अधिकार व स्वतंत्रता प्रभावित होते हैं। जो कांट का समय था दोस्तों, उस टाइम जो एशिया में था, जो एक धर्म का बोलचाल था, एक धर्म का जो बोल वाला था वो था, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वहाँ धर्म की लाठी और धर्म की भैंस। तो जो भी लोग कुछ काम करते थे तो उसे चर्च से अनुमति लेना पड़ता था, और चर्च जो मना कर देता था वही होता था वहाँ पे। तो जो आधुनिक युग के जो विचारक थे, जिसमें कांट है, रूसो, जॉन लॉक आदि जितने भी ये विचारक हैं, तो उन्होंने इन विचार को नकारा, क्योंकि इससे में व्यक्तिगत अधिकार व स्वतंत्रता प्रभावित होता था। क्योंकि जो व्यक्तिगत इंसानों का जो अधिकार था और स्वतंत्रता, वो दोनों हनन होता था इससे। इस विषय में इमैनुअल कांट ने कहा कि धर्म का व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आप किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन कर उसका उत्पीड़न करें या उसकी स्वतंत्रता का हनन करें। यह सही नहीं है। इसलिए कांट ने अपने विचारों में धर्म व नैतिकता को अलग किया है। कांट की जो विचारधारा है वो नैतिकता पर आधारित है। कांट का दर्शन ज्ञानात्मक भक्ति पर आधारित समझा जाता है। मध्यकाल में दो प्रकार की विचारधारा प्रचलित थी, एक इंद्रियवाद और दूसरा बुद्धिवाद। तत्वमीमांस जो इंद्रियवाद से संबंधित है, कांट तत्वमीमांस की बात करता था, जहाँ वे ज्ञान के संग्रह में इंद्रियवाद को अधिक प्रधानता प्रदान करता है, जिसका अर्थ है यह मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, नाक, कान, जीभ आदि, यह यही सब कुछ है। क्योंकि हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो ज्ञान को प्राप्त करने में मस्तिष्क जो भूमिका निभाती है, जिससे हम सुनकर, देखकर, महसूस करके उस स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं, इसे ही तत्वमीमांस कहते हैं, जिसके अंतर्गत इंद्रियों को ही सब कुछ माना गया है। दूसरा विचारधारा जो था दोस्तों, वो बुद्धिवाद का था, जिसमें बुद्धि को अधिक प्रधानता दी जाती थी, जिसमें वे कहते थे कि मनुष्य अपने बुद्धि के द्वारा सब कुछ कर सकता है। कांट का एक महत्वपूर्ण कथन है कि दृश्य जगत ही बुद्धिमय है, अर्थात जो दुनिया हमें दिखाई देती है वह विचार भोगे हैं, उसी पर विचार किया जा सकता है, वह मनुष्य अनुभव प्राप्त किया जा सकता है तथा उसी पर हम सत्य प्राप्त कर सकते हैं। यही वर्तमान में भी है दोस्तों, कि जितने भी बुद्धि जो कथन है, बुद्धिवादी जो प्रधानता है, उसके ऊपर जो हम बात करेंगे, तो जो हमें दिखेगा उसी के ऊपर हम बात कर सकते हैं, उसी से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसी के बारे में हम सोच सकते हैं, उसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यही बात कांट ने कहा था। कांट के अनुसार जो यह संसार है, इसके मूल तत्वों का पता हम तब कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पता हमारे ज्ञान इंद्रियों से नहीं चलेगा। कहीं भी पहुंचने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। वह अनुभववाद के बाद आदर्शवादी की बात करते हैं। वो अनुभववाद की बात करता है, जो कांट है वो कहते हैं अनुभव के बिना कुछ नहीं हो सकता। कांट एक आदर्शवादी विचार भी प्रस्तुत किया था दोस्तों। इमैनुअल कांट को पूरी तरह से आदर्शवादी नहीं कहा जा सकता, उसे आदर्शवाद का प्रणेता कहा जा सकता है, क्योंकि आदर्शवाद का जो पूर्व है, यानी आदर्शवाद का जो पिता है, वो हीगल को माना जाता है, क्योंकि आदर्शवादी विचारधारा को ऊंचाई पर हीगल ले गया था। हीगल कहता है कि हम अपनी बुद्धि से सब कुछ पता लगा सकते हैं, वहीं कांट कहता है कि हमें सबसे पहले अनुभव की आवश्यकता होगी, उसके बाद हमें अपने बुद्धि से अंतिम सत्य का पता लगा सकते हैं।
कांट के आदर्शवाद को अनुभववादित आदर्श की संज्ञा देते हैं, क्योंकि वह अनुभव को भी साथ साथ लेकर चलते हैं और उसके बाद ही सत्य पर चलते हैं। इसलिए कांट को आदर्शवादी का प्रणेता भी कहा जाता है। नैतिक स्वतंत्रता पे इमैनुअल कांट का जो विचार था वो है दोस्तों ये नैतिक स्वतंत्रता। इमैनुअल कांट का राजनीतिक दर्शन उनकी नैतिक स्वतंत्रता की संकल्पना के चारों ओर इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि कांट का जो सिद्धांत है वो नैतिक स्वतंत्रता वह अंतिम में रूसो की सामान्य इच्छा से मिलता जुलता है। जो नैतिक स्वतंत्रता की जो बात करता है इमैनुअल कांट, वो रूसो की जो सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है उससे मिलता जुलता है, क्योंकि कांट ने रूसो की सामान्य इच्छा को अपने ही रूप में संकलित करके परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी भी मनुष्य को जो आधार है उसका चरित्र होगा। यानी किसी भी मनुष्य का जो आधार है वो उसका चरित्र होगा और व्यक्ति का जैसा चरित्र होगा वैसा व्यवहार होगा। अभी भी हम देखते हैं दोस्तों कि कैरेक्टर ही किसी भी इंसान के जो वो क्या कर सकता है, कैसा उसका व्यवहार है या क्यों है, इस चीज़ के बारे में हमें जानकारी देता है। अर्नेस्ट बाकेर के अनुसार कांट का नैतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत स्वतंत्रता की विस्तृत व्याख्या करता है। वो एक वाक्य में ही बुनियादी है। राजनीतिक दर्शन। कांट राजनीतिक दर्शन, ये जो पॉलिटिकल फिलोसफी है उस पर जो कांट का जो एक और विचार है दोस्तों वो है, कांट अपने राजनीतिक दर्शन में भी नैतिकता को सर्वोपरि मानता है और उसी को प्रधानता देता है। और इसी संदर्भ में वो कहता है कि कोई भी राजनीति तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक नैतिकता का उच्चतम मापदंड प्राप्त नहीं कर लेगा। कांट कहता है कि राजनीति को हमेशा नैतिकता के सामने नतमस्तक होना चाहिए। इस प्रकार जब यूनिवर्सल लॉ बनेगा तो उसे राजनीतिक से जोड़ दिया जाएगा। इसे राजनीतिक से जोड़ने के बाद जो नतीजा मिलेगा वो अविच्छिन्न शांति होगा। जब चारों ओर कर्तव्य का पालन होगा, नैतिक राजनीतिक से जगत पालन होगा और नैतिकता राजनीतिक से जुड़ जाती है तो वह शांति होगी और जगत में युद्ध समाप्त हो जाएंगे। अतः अंत में कांट ने कहा था कि बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है, जबकि परिमाणता यह भी है कि प्रकृति बुद्धि का निर्माण करती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी मैंने इमैनुअल कांट के बारे में बताया है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो दोस्तों हम बहुत ही जल्द लेके आने वाले हैं, जो हमारा यूनिट 2 है, रूसो का जो सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है उसके ऊपर। तो